ओके डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो लॉन्ग अवेटेड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ। चिर प्रतीक्षित प्रीलिम्स एग्जामिनेशन संपन्न हुआ, एक अच्छे नोट पर संपन्न हुआ। एक्चुअली आई वाज मच कंसर्न अबाउट द वेदर कंडीशन इन दिल्ली। जो दिल्ली का वेदर कंडीशन होता है वो अभी बहुत हॉस्टाइल हो जाता है। 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। संयोग ऐसा हुआ कि द सिचुएशन एंड वेदर फेवर्ड द स्टूडेंट्स। स्थिति सुधरी, वेदर अच्छा हुआ, इसका भी सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा होगा स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ आई एम जस्ट coming to discuss with you the questions. Particularly my area is the question of history and culture. तो मैं हिस्ट्री एंड कल्चर के एरिया को डिस्कस करूंगा, लेकिन ओवरऑल जो हमने क्वेश्चन पेपर देखा और हमारे टीम के बाकी टीचर्स अपने अपने सेगमेंट लेकर आपके पास आएंगे और हमने कोशिश की है कि हमारा आंसर बहुत हद तक ऑथेंटिक हो। वी हैव ट्राइड एट आवर बेस्ट to give the accurate performance, and it depends upon the situation. You will yourself make an evaluation कि what is the quality of the answer. आप खुद देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन के क्वालिटी ऑफ आंसर आपको बेहतर दिखेंगे। तो चलिए अब हम इस मुद्दे पर आते हैं। दो तीन बात मैं पहले आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो हमारा ये सेट डी है, तो हम इस सेट डी के क्वेश्चंस को ही तो आप लोग उसी के बेसिस पर मिलाएंगे। वैसे आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप अपने जो भी सेट आपका हो आप उसके साथ टैली कर सकते हो। सेकेंड वन चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब रह गई पूरे पेपर की बात, तो एक बहुत अच्छी चीज हमें दिखी कि पेपर का ऑलमोस्ट इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे 16 क्वेश्चन हिस्ट्री साइड से है, लगभग उसी तरह से 16-17 क्वेश्चन ज्योग्राफी साइड से है, एंड लगभग 14 to 15 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट साइड से है। सो एक्चुअली द क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड और ये बहुत अच्छी बात है। पॉलिटी से 16 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस। तो कोशिश की है क्वेश्चन सेटर ने कि हर क्वेश्चन के साथ इंसाफ हो, हर सेगमेंट के साथ। अब रह गई क्वेश्चन की स्टैंडर्ड की बात, तो जिसे 2021, 2022 और 2023 के पेपर का हॉरिफिक एक्सपीरियंस रहा हो तो क्वेश्चन पेपर तो इजी है। हमें लगता है कि 2023 में जो खासकर सीसैट के पेपर में, हालांकि सीसैट का पेपर अभी मेरे सामने नहीं आया है जो मैं देखूं, लेकिन सीसैट में भी उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा द यूपीएससी विल डू जस्टिस। 2023 के उस बीटर एक्सपीरियंस के बाद उसने भी अपने मेथड को मॉडिफाई किया है और 2024 में भी हमने देखा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रिलेटिवली इजी था। इस बार भी ओवरऑल कहेंगे तो क्वेश्चन इजी है परंतु ट्रिकी है। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर उसको इजी कहना आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो ट्रिकी क्वेश्चन उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सो माय स्टूडेंट्स, यू पीपल हैव नॉट टू गेट डिसहार्टेंड कि आई एम यूजिंग द टर्म क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन इज नॉट सो इजी एंड आई expect कि performance should touch up to 95-96 marks. You cannot imagine the qualifying the examination below 95-96 marks. 95-96 marks तक तो ब्रेकअप जाएंगे ही जाएंगे और थोड़ा सा 100 से जस्ट बिहाइंड साइड में ही होंगे। 100 प्लस में तो नहीं जाना चाहिए। यूपीएससी का फिर भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो इजी से इजी क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम पहले हिस्ट्री के पेपर में आते हैं और आपसे चर्चा करते हैं। इसमें आपको 3 to 4 क्वेश्चंस चैलेंजिंग मिलेंगे जहां पर आपको इंटेलेक्चुअल गेस से आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन में आंसर खोजना वाकई में, इवन इफ यू आर गोइंग टू make a contact with so many books and you are expecting I am going to answer the question with confidence, you can say point to point, it is practically impossible. ये feasible नहीं होता है। आप चाहे कितना ही बुक कांटेक्ट करो, एग्जैक्ट आपको कोटेशन तब मिलता है जब पेपर हो जाता है। आप जब क्वेश्चन पेपर को जब देखते हो तो देन यू आर गोइंग टू रिकॉल कि हो, इफ आई वुड हैव गॉन थ्रू दिस बुक दैट बुक देन आई कुड हैव
सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेकिन ये एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे आप देखिए पहला ही क्वेश्चन को लीजिए। So sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhi ji at time of the Champaran Satyagraha, the publicly violating salt law at Dandi, C, attending the second round table conference in London, and D, the launch of the Quit India movement. They are the four choices. अब गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के समय, दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, सी, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय, और डी, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। अब देखो ये तो हमने यहां पर आंसर आपका बी कर दिया है, और बी का मतलब है दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में अगर एग्जैक्टली आप कहेंगे भाई मैं अगर वो बुक पढ़ा होता तो मैं इसको कवर कर लेता, देखिए गांधी जी का मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में भी गांधी जी ने इस बात की तरफ हिंट किया है, बट अब वैसे स्पेसिफिक बुक पढ़ना हमने तो कई बुक्स में देखे हैं, बट दे आर नॉट द नॉर्मल टाइप ऑफ बुक यू कैन से। तो अब यहां अगर मैं स्टूडेंट्स हूं आपकी जगह तो थोड़ा इंटेलेक्चुअल गेस यूं लगा था कि चंपारण सत्याग्रह में इंडिया में नोविस है, he had just entered into a movement in India, and Champaran Satyagraha was his first Satyagraha experiment in India after South Africa. तो अब उतना कॉन्फिडेंट वो नहीं है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट उस समय वो दे सके। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के समय एक्चुअली गांधी जी वाज एट दैट टाइम पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। गांधी जी उस समय संवैधानिक प्रक्रिया में शामिल हो रहे थे कांग्रेस के बिहाफ से, तो ऐसा स्टेटमेंट देने का कोई तुक नहीं था, कोई बेसिस नहीं था, कोई उसका लॉजिक नहीं था। देन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। अब एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट तो हमारे ले देकर हमारे सामने दो चॉइस ऐसे बनते हैं जहां कंफ्यूजन होगा, एक डी में कंफ्यूजन हो सकता है, बट इन केस ऑफ भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वाज अ टोटल रिवॉल्यूशनरी, ही वाज गिविंग द स्टेटमेंट कि डू और डाई, करो या मरो। तो उसमें सेडिशन से वो एक स्टेप आगे बढ़ चुके थे। तो जिसको आप प्रॉपर सेडिशन का कॉन्सेप्ट कहोगे वो आप दांडी मार्च के समय देखेंगे, क्योंकि उसमें सॉल्ट लॉज को इट वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बिकॉज नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज अ टाइप ऑफ सिविल डिसोबीडियंस बट इट वाज नॉट द प्रॉपर सिविल डिसोबीडियंस। क्योंकि जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट होता है उसमें है कि हम ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट ना करके और फिर हम ब्रिटिश के कामों में अरंगा लगाएंगे। वी आर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बट इन केस ऑफ दांडी मार्च एंड सॉल्ट लॉज, जो हमारा नमक कानून है, उसमें वी आर सपोज टू ब्रेक सम स्पेसिफिक लॉज, जिसमें हम जानबूझकर कुछ कानूनों को तोड़ेंगे और वो सिविल डिसोबीडियंस कहलाएगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसके लिए सेडिशन शब्द का यूज वहीं पर हुआ था। ये क्वेश्चन में भी आपका आंसर एप्रोप्रिएट आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस फीमेल फिगर known as dancing girl found at Mohenjo-daro is model of a carnelian, B clay, C bronze, D gold. मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी? एक इंद्रगोप मणि कार्नेलियन, बी मृतिका क्ले, सी कांस्य और डी स्वॉट। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ही स्ट्रेट है और मुझे लगता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसका आर्ट पढ़ा होगा तो उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट कर गया होगा सीधा कि हमारा आंसर कांस्य होना चाहिए, सी इसका आंसर होना चाहिए। मतलब इसमें मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा सा सीरियस होंगे और जिन्होंने पढ़ाई की होगी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chauri Chaura incident? This is slightly a challenging question. ये question थोड़ा challenging है. Actually, here you will have a lot of confusion because you can expect certain leaders to fight the case. Particularly in case of M.A. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah, I am not apprehending M.A. Jinnah because M.A. Jinnah, Muhammad Ali Jinnah already resigned from the Congress at the time of non-cooperation movement. हालांकि लड़ सकते थे लेकिन वो मुंबई के थे, एलिट थे, वो इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निजामी,
ये भी कोई ऐसा संभावना नहीं लगती कि भाई ये दोनों पर्सनालिटीज उसमें ऐसे होने चाहिए, बिकॉज सैफुद्दीन किचलू केम इनटू द लाइमलाइट at the time of you can say Amritsar and Jallianwala Bagh massacre. In case of Madan Mohan Malviya and Krishna Kant and C.R. Das, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि C.R. दास ने भगत सिंह वीरेंद्र कुमार घोष का मुकदमा लड़ने के बाद उन्होंने उसको डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट करवाया था, तो ये उनका अचीवमेंट था। लेकिन इसमें आपका आंसर बनता है मदन मोहन मालवीय। ये आपका यूपी के साइट पर भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णा कांत, क्योंकि मदन मोहन मालवीय का वो एरिया भी रहा है, आप जानते हैं, और मदन मोहन मालवीय बहुत ज्यादा चौरी चौरा वाले को लेकर सिंपैथाइज भी रहे। उन्होंने किसानों का मुकदमा लड़के कुछ किसानों को छुड़वाया था। तो चॉइस नंबर बी आपका ऑप्शन बनता है। चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा लीगल डिफेंस प्रदान की? तो ए C.R. दास, बी मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत, सी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और ख्वाजा हसन निजामी, और डी एम ए जिन्ना। तो ये इसमें आपका आंसर हो जाता है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। Subsequent to which one of the following events Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program? The Pune Pact, the Gandhi-Irwin Agreement, Delhi Pact, the arrest of Congress leadership at the time of the Quit India movement, and the promulgation of the Government of India Act 1935. निम्नलिखित में से किस एक घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील करते रहे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया? ए पूना समझौता, बी गांधी जी इरविन समझौता, दिल्ली समझौता, सी भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी, एंड डी भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रख्यापना प्रोमुलगेशन। अब देखो माय स्टूडेंट्स, एक्चुअली इवन इन दिस क्वेश्चन आई थिंक यू पीपल हैव नॉट एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज द आंसर इज क्रिस्टल क्लियर। हियर यू कैन से, अब इसमें है कि गांधी अस्पृश्यता का सतत विरोध करते रहे, सभी क्षेत्रों में उसको उन्मूलन की अपील करते रहे, तो जाहिर है कि गांधी इरविन समझौता में ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो तो गोलमेज सम्मेलन में गए थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, और भारत सरकार अधिनियम तो और भी इरेलीवेंट लगता है। तो आपका एकमात्र आंसर पूना समझौता आता है, पूना एग्रीमेंट आता है। सो योर आंसर इज द पूना पैक्ट, दैट इज योर आंसर। क्योंकि देखिए पूना पैक्ट में क्या हुआ था, पूना पैक्ट में एक्चुअली बेसिकली गांधी जी हरिजन उद्धार कार्यक्रम, देखिए वैसे तो पहले आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी दिखेगा कि गांधी जी ने अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का विरोध किया था। उसके बाद आप देखेंगे गांधी जी के जितने मूवमेंट है उसमें इन विलेज रिकंस्ट्रक्शन वर्क, वन ऑफ द प्रोग्राम्स वाज डेफिनेटली द एंटी अनटचेबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं अस्पृश्यता गांधी जी के पूरे रचनात्मक कार्यक्रम का हिस्सा रहा है। गांधी जी इसके प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड तब हुए जब उनको डॉक्टर अंबेडकर से चैलेंज मिला, और चैलेंज तब मिला जब डॉक्टर अंबेडकर वहां से सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर लंदन से चले आए। तो गांधी जी ने एक तरह से फास्ट अनटू डेथ यरवदा जेल में शुरू किया। अंत में ही प्रेशराइज द प्रेशर ओवर डॉक्टर अंबेडकर टू साइन अ ट्रीटी विद गांधी and to make a truce with Gandhi, and he finally make a truce with Gandhi after signing Pune Pact। तो पूना पैक्ट को डॉक्टर अंबेडकर जब साइन करते हैं तो उसमें पहली बार हरिजन की सीटें बढ़ाई जाती है, मतलब दलित वर्ग के लिए वो तकरीबन केंद्रीय विधानमंडल में, सेंट्रल लेजिस्लेटर में 18%, और जो प्रांत हैं वो टोटल प्रांतों को मिलाकर टोटल 71 से 148 सीट्स तक बढ़ाई गई। और बदले में डॉक्टर अंबेडकर ने जो दलित वर्ग है उसके लिए
पृथक निर्वाचन की जगह संयुक्त निर्वाचन को, सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह ज्वाइंट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां से गांधी जी का पूरा, अब वहां से उनका डाइवर्जन हो गया। उन्होंने सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट को टेम्पोररीली सस्पेंड किया, फिर परमानेंटली विड्रॉ कर लिया 1935 में, अप्रैल 1935 में, और फुल फ्लेजेड वो चले गए हरिजन उद्धार कार्यक्रम में, हरिजन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम। अब कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स: papaya, pineapple, guava. How many of the above were introduced in India by Portuguese in the 16th and 17th century? तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नहीं, जैसे जो टाइप्स ऑफ जो फ्रूट्स हैं, जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, जो प्रोडक्शन है, इसको अगर कोई बच्चा कहेगा मैं सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स में देखूं, इट वाज ए मैटर ऑफ चांस कि योर आइज आर फॉलोइंग ऑन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फैक्ट्स। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जैसे आप ओवरऑल इकोनॉमी का चेंजेस पढ़ते जा रहे हो, और जब मुगल पीरियड में आप पहुंचते हो, तो मुगल पीरियड में आपने अगर वहां पर एग्रीकल्चर सेगमेंट को देखा, तो एग्रीकल्चर में आप एक क्रॉप पैटर्न देखोगे, दूसरा देखोगे आप हॉर्टिकल्चर, मतलब जिसको कहते हो हॉर्टिकल्चर, बागवानी खेती। तो उसके बाद वहीं पर पता चलता है कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनी आई, उन्होंने कुछ न कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस किया, कुछ ब्रिटिश ने भी की है। तो ब्रिटिश और डच में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि फ्रेंच और डच का ब्रिटिश और पोर्चुगीज में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि कुछ एक, जैसे आप देखिए अल्फोंसो वेराइटीज ऑफ मैंगोज है, वो भी पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। गुआवा है, पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। पाइन एप्पल और पपाया भी पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया, कुछ ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया। आप देखेंगे जैसे आप टोबैको है, वो भी पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। तो पोर्चुगीज वेर द early arrival, you can say, in India. He made the early arrival. For example, you can say in the end of 16th century. So most of the things were introduced by Portuguese. तो अब इसमें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, इसमें 1 2 3 ये तीनों आ जाता है, मतलब कि आप देखेंगे आंसर सी है, ऑल द 3, सभी 3। अनुविध फलों पर विचार कीजिए, पपीता, अनानास, अमरूद उपरोक्त में से कितने 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाए गए? तो यहां पर आपका आंसर बनता है सभी 3, सभी 3 यानी सी। Who among the following was the founder of the self respect movement? ये तो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर कास्ट मूवमेंट देखा होगा तो ये क्वेश्चन मिस नहीं किया होगा, क्योंकि देखिए अब पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, भास्कर राव जाघव हैं और दिनकर राव जावलकर हैं तो सभी जुड़े हुए कहीं ना कहीं कोई कास्ट अपलिफ्टमेंट से। लेकिन जो स्पेसिफिक एरिया जिसको आप मद्रास कहते हो, वो मद्रास के पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर हैं, और ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, यू नो। उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द फादर ऑफ द द्रविड़ा मूवमेंट एज वेल। वो द्रविड़ आंदोलन के भी नेता रहे, मतलब नेता रहे का मतलब फादर रहे, जनक रहे। तो आत्म सम्मान आंदोलन 1925 में उन्होंने ही शुरू किया था। एक्चुअली ही वाज अर्लियर द पार्ट ऑफ द गांधीयन मूवमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन इन साउथ इंडिया, but later he was going to be upset at the behavior of Indian National Congress because he came to realize कि Congress is having the pro caste approach, pro high caste approach। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सवर्ण जाति है उसके को फेवर कर रही है, और सवर्ण जातियों की पार्टी है। उस समय एक बहुत ही कद्दावर नेता हुआ करते थे मद्रास में, आपको पता ही होगा, राजा जी, मतलब कि। तो अब वैसी स्थिति में इन्होंने देखा कि भाई वहां पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है पार्टी के ऊपर। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और भी बहुत सारे ब्राह्मण नेता थे। तो धीरे धीरे कट गए, और गांधीयन मूवमेंट से इन्होंने पेरियार ईवी रामस्वामी नायकर, इन्होंने एक पत्र का भी संपादन किया था, आप लोगों ने उसका नाम सुना होगा, वो बहुत ही फेमस है, कुद्दी अरसू, और फिर उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चलाया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन राय। अब राजा राम मोहन राय की थोड़ी सी उनकी दर्शन की समझ होनी चाहिए, इसके लिए और कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं। जैसे ही पॉजेस्ड ग्रेट लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, टू ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन। Which of the statements given above are correct? One only, two only, both one and two, and neither one or two.
अब देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। उनमें प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अनुराग और समादर था। तो उनकी कामना थी कि उनके देशवासी तर्क संगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा सभी पुरुषों और महिलाओं की मानवीय गरिमा और सामाजिक समता के सिद्धांत को माने। अब देखो, प्राच्य विश्व के पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांतों के प्रति अत्यंत अनुराग और समादर था। राजा राम मोहन राय को देखिए, अब यहीं पर अगर स्टूडेंट थोड़ा अगर अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इस्तेमाल करे तो बिल्कुल हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को कभी भी आपने देखा होगा तो सूट नेकटाई में नहीं देखा होगा, आपने देखा होगा धोती कुर्ता टर्बन बांधे हुए राजा राम मोहन राय, मतलब एकदम विशुद्ध देशी लगते हैं देखने। वो जीवन पर्यंत अपना उपनयन को नहीं छोड़ा, मतलब अपने जनेऊ को धारण किया हो रहा। He always maintained the sacred thread throughout his life. And there was a well-known say at Calcutta there was Raja Ram Mohan Roy was having two houses. In one of his houses, except Raja Ram Mohan Roy, everything was indigenous. In second one of the houses, except Raja Ram Mohan Roy, everything was foreigner. मतलब राजा राम मोहन राय के कलकत्ता में दो मकान थे। एक मकान में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ स्वदेशी था, तो दूसरे में राजा राम मोहन राय को छोड़कर सब कुछ विदेशी था। तो आखिरकार राजा राम मोहन राय क्या थे? तो दोनों थे। ये भी करेक्ट हो जाएगा और ये तो करेक्ट होना ही मांगता है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, देशवासी तर्कसंगत है और मानवीय गरिमा और सामाजिक समता की बात है। तो आप जानते हो कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट का तो मेन क्रक्स ये है। कुछ थिंकर्स, यंग बंगाल मूवमेंट के जो थिंकर्स हैं वो कंप्लीटली वेस्टर्नाइज्ड है, उनमें देसीपन कुछ भी नहीं है। लेकिन अधिकांश, अच्छा कुछ है जिसमें देसीपन बहुत ज्यादा है, कुछ थिंकर्स हैं जिनमें देसीपन भी है और पाश्चात्यकरण का ही प्रभाव भी है। तो इन तीनों, ये दोनों चीज आप देखेंगे। Consider the following subjects with regard to non-cooperation program. 1. Boycott of law courts and foreign cloth. 2. Observation of strict non-violence. 3rd, retention of titles and honors without using them in public. And 4th, establishment of panchayats for settling disputes. How many of the above were parts of non-cooperation movement? मतलब देखिए, अब इस तरह के जो क्वेश्चन है कि असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। 1. न्यायालयों और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार। 2. अहिंसा का कठोर अनुपालन। 3rd, उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। और 4, विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना। अब हियर यू हैव टू ऑब्जर्व द पॉइंट। अब हियर यू कैन सी, हियर यू फाइंड द सी। तो डेफिनेटली ओनली 3 इज आंसर। व्हाट इज रॉन्ग? तो retention of titles and honors without using them in public. No, even retention was not allowed. You have to boycott, you have to discard the titles and honors. That was the slogan of Gandhi. गांधी जी ऐसा नहीं कहते थे कि भाई आप अपने टाइटल को तो, उपाधियों को तो धारण करो, जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, उपाधियों और सम्मानों को उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण। प्रतिधारण नहीं करना है, ये रॉन्ग हो गया। प्रतिधारण ही नहीं करना और उनका सार्वजनिक उपयोग तो करना नहीं है, प्रतिधारण ही नहीं करना है, तो ये तो गलत हो गया। तो इस लिहाजन उपरोक्त में से कितने असहयोग कार्यक्रम के अवयव हैं? तो केवल 3 ही आपका, यानी सी देखिए आपका आंसर बन रहा है। और वैसे देखिएगा, न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, ये तो है ही, ये तो आप प्रथम दृष्टया पकड़ लेंगे। अहिंसा का कठोर अनुपालन, यश चौरी चौरा में गांधी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया। विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना, यस डेफिनेटली इट वाज the one of the constructive programs, constructive village programs of गांधी। जैसे असहयोग का 2 है, एक तो मतलब ब्रिटिश के लिए डिवास्टेटिंग है भाई, उनके लिए नॉन कोऑपरेशन, लेकिन दूसरी तरफ अपने देशवासियों के लिए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम भी उन्होंने लाया है, जिसमें विवादों के निपटारों के लिए पंचायतों की स्थापना। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अर्घट्टा, वो अर्घट, हिंदी में इसको अर्घट बोलते हैं। अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली एंड अ लार्ज व्हील विथ earthen pots tied to the outer ends of its spokes. C. A larger earthen pot driven by bullocks. And D. A large water bucket pulled up by rope directly by hand.
देखो इसमें आपका आंसर बी आता है, अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। देखिए पहले शुरू में कहा जाता था अर्घट, दैट वाज इन इंग्लिश अर्घट्टा, इन हिंदी अर्घट। तो ये क्या हुआ कि बाद में इसी से डेवलप कर जाएगा पर्शियन व्हील, फारसी चक्र। तो अर्घट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कुएं से अब एक अकेला आदमी, ये दिस वाज बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन। तो अब सपोज अ सिंगल पर्सन विल ड्रॉ, just try to draw the water from a well, how much capacity he is having to draw the water? Very limited capacity. So there was the एक इसमें देखिए एक large wheel with earthen pots, एक wheel होता, that was the rope wheel, then iron chain, whatever may be, और फिर बाद में पर्शियन व्हील आया। उसमें क्या है कि ऐसे एक व्हील होता, उस व्हील में कंटेनर लगे हुए थे और व्हील ऐसे ऐसे घूमता, पानी भरता जाता और फिर वो जाके कुएं से बाहर पानी गिरता, एंड दैट वाज देन दिस वाटर हैज टू गो थ्रू द चैनल टू द फील्ड। तो वाटर है वो चैनल के थ्रू फील्ड में जाता। तो उसको सिंचाई की एक विशेष पद्धति थी। तो वही पूछा है कि सिंचाई में काम आने वाला अर्घट्टा नामक उपकरण क्या था? ए एक मिरनी, पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला। बी एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो। सी बैलों के द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र। और डी सीधे हाथों से रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल। तो एक बड़ा चक्का जिसकी आराओं स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे। ये सबसे आरंभिक रूप यही था। तो बी आपका आंसर। Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Matvilas, विचित्रचित्ता एंड गुणभार? तो देखो ये भी थोड़ा सा, जैसे अब कहोगे भाई फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है मैं मानता हूं फैक्चुअल है, लेकिन कोई हमें ये बताए कि भाई फैक्ट टू फैक्ट अगर हम चेंज करते हैं तो हम गिवन मोमेंट में, जैसे अभी आपको पूछा है ये पल्लवा रूलर के बारे में, कल को किसी कादम्बा रूलर के बारे में, मयूर शर्मना के बारे में आपसे पूछ डाले कि भाई 17 अश्वमेध यज्ञ इसमें से किस शासक को कराने का श्रेय दिया जाता है। इस तरह से रैंडमली पढ़ने से ऐसे क्वेश्चन को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज सजेस्टिंग माय स्टूडेंट टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। जैसे आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के चेंजेस को अगर मान लीजिए आप वैदिक से ही शुरू करते हैं, पार्ट टू में वैदिक से शुरू किया, उसको लेते हुए आप चले गए अर्ली मेडिवल एज तक। तो अर्ली मेडिवल एज तक गए तो अर्ली मेडिवल में से पहले जब पोस्ट गुप्ता में आप पहुंचेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो आपको जाहिर है कि फाउंडर ऑफ जो पल्लवा डायनेस्टी उसमें पहला नाम आपको मिलेगा पुलकेशिन द सिम्हा विष्णु, और सिंहा विष्णु का सक्सेसर का नाम आपको मिलेगा महेंद्र वर्मन द फर्स्ट। ही रूल्ड बिटवीन 600 टू 630। तो अब डेट जानना जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए केवल हायरार्की की इंपॉर्टेंट किंग का, चाहे वो सिंह विष्णु है, उसके बाद आता है महेंद्र वर्मन द फर्स्ट, इसी का सक्सेसर नरसिम्हा वर्मन द फर्स्ट होगा जो महाबलीपुरम जो जिसके नाम से है, उसके आगे राज सिंह होगा जो एक अलग आर्किटेक्चर की शैली है। तो कम से कम इंपॉर्टेंट रूलर्स का नाम डायनेस्टी में आप हायरार्की में अगर जानते हो तो आप जान लोगे कि महेंद्र वर्मन की जब भी चर्चा होगी तो उसकी 2 बुक भी लिखी गई, एक है मत विलास प्रहसन। केवल इतना भी आपको नाम अगर याद रहेगा तो आप पकड़ लोगे कि अच्छा मत विलास उसी का टाइटल हो सकता है, विचित्र चित्त, और एक अगर इससे भी आप पकड़ लिया तो आपका आंसर यहाँ पर चॉइस नंबर ए महेंद्र वर्मन द फर्स्ट हो जाएगा। यू विल नॉट हैव एनी शॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो क्या होता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को देख के ये मत डिक्लेयर करना कि फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं मानता हूं ठीक है हमें महेंद्र वर्मन के बारे में जानकारी चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअली आई एम अ बिट सरप्राइज्ड कि थ्रू रैंडम स्टडी हाउ इज इट पॉसिबल टू रिटेन द नेम। अब अगर इस बार तुमने महेंद्र वर्मन फर्स्ट को पढ़ा, अगली बार वो किसी राष्ट्रकूटा रूलर के बारे में पूछ देंगे, हु वाज द राष्ट्रकूटा रूलर दैट इज गिवन द क्रेडिट टू हैव फाइट द बैटल ऑफ तक्कोलम बड़ा फेमस बैटल। लेकिन अब उसके लिए कृष्णा द थर्ड नाम याद होना बहुत जरूरी है। यह हो सकता है तक्कोलम के बैटल में किस किस डायनेस्टी के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ। तो आई ऑलवेज फेवर कि एक बार हम डायनेस्टी का पूरी क्रोनोलॉजी अगर बना लेते हैं तो क्या होता है हमारे दिमाग में अगर सेट हो जाता है थ्रू इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन, तो उससे क्या होता है कि हम एक एक क्वेश्चन हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा, एकदम मेरे दिमाग के बैंक में वो चला जाएगा
बैंक अकाउंट में, और जब हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक निकल के हमारे पास वो चॉइस आ जाए। प्राचीन भारत में उनमें से किस शासक ने मत विलास, विचित्र चित्त और गुण भरा उपाधियां धारण की थी? ये महेंद्र वर्मन प्रथम, बी सी विष्णु, सी नरसिंह वर्मन प्रथम एंड डी सी वर्मन। तो जाहिर है यहाँ पर महेंद्र वर्मन प्रथम। सी विष्णु उसका पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर था। फाहियान, द चाइनीज पिलग्रिम ट्रेवल्ड टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अभी भी इतना फेमस है कि मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समुद्रगुप्ता द फर्स्ट, चंद्रगुप्ता द सेकंड, कुमारगुप्ता द सेकंड, स्कंदगुप्ता। तो चंद्रगुप्ता द सेकंड के समय उसका सीधा सा क्रेडिट मिलता है। टाइम टू टाइम जो फॉरेन ट्रैवलर्स है, एक्सक्लूसिवली द चाइनीज ट्रैवलर्स, तो वो आते रहे। जैसे फाहियान आया है, हुएनसांग आया है, इत्सिंग आया है, तो इस तरह से और भी सी हुआन आया है, तो इस तरह से आते रहते थे। तो उसमें फाहियान बहुत ही फेमस है। अब इसमें और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जब फाहियान आप देखोगे तो और भी जानोगे। फाहियान लैंड रूट से आया, सी रूट से आया, हुएनसांग किस रूट से आया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना ही नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाहियान ने इंडिया के किस शहर के बारे में लिखा। तो ही हैज टॉक्ड अबाउट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाटलिपुत्र एंड मध्य देश। तो वो पाटलिपुत्र और मध्य देश की प्रॉस्पेरिटी के बारे में, उसकी समृद्धि के बारे में बोलता है। तो जाहिर है कि, और चंद्रगुप्ता द सेकेंड का टाइम है वो आपको बुक में लिखा मिलता है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि जब हुएनसांग आएगा तो हुएनसांग ने क्लियरली हर्ष के बारे में लिखा है। हालांकि हर्ष नाम नहीं लिखा है, राजा शिलादित्य लिखा है, बट he mentioned out Harsha, and we are having the authenticity कि actually he has remained to be in the court of Harsha. But in case of Chandragupta the second, we cannot make such a claim. Actually उसने कहीं भी चंद्रगुप्त द सेकेंड के कोर्ट में नहीं गया है, या उससे उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रहा है। हालांकि उसके टेन्योर में आया है, दैट इज क्लियर। चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासन काल में भारत की यात्रा की थी? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम एंड डी स्कंदगुप्त। तो वही चंद्रगुप्त द्वितीय, बी। Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malaya Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? A Amogvarsa, Rashtrakuta, B Pratapruddra Kakatiya, C Rajendra Chola and Rajendra first Chola and D Vishnuvardhana Hoysal। तो मैं स्टूडेंट्स अब ये मैं हिंदी में भी बोल देता हूं। पहले, उनमें से किसने शक्तिशाली समुद्री राज्य श्रीविजय के विरुद्ध, जिसका शासन मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा और निकटवर्ती द्वीपों पर था, एक सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये अमोघवर्ष राष्ट्रकूट, बी प्रतापरुद्र काकतीय, सी राजेंद्र प्रथम चोल एंड डी विष्णुवर्धन। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में आपके लिए आसान है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम चोल इतना फेमस है। बेसिकली चोलाज आर गिवन द क्रेडिट टू हैव, you can say, carried the naval expeditions and naval expeditions were carried outside of India। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आता है। और इनमें यही राजेंद्र चोला द फर्स्ट। और राजेंद्र चोल के बारे में, चोलों के बारे में कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील कर दिया। ये 1025 में उसने इस तरह का अभियान किया था, जब जो भारत और चीन के बीच जो ट्रेड चल रहा था, उसमें श्रीविजय के मर्चेंट्स ने दे ट्राई टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्टेकल्स, तो उसको दूर करने के लिए उसने ये नौसैनिक अभियान किया था। तो समग्रता से अगर चीजों का आपका पढ़ा हुआ है तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। With reference to ancient India 632-322 BC, consider the following pairs: territorial region and river following in the region. अस्मका गोदावरी, कंबोजा बिपाशा, अवंती महानदी, कोशला सरयू। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हें कि ये क्वेश्चन जैसे प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रादेशिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में बहने वाली नदी, अस्मक गोदावरी, कंबोज विपास, अवंती महानदी एंड कोशल सरयू। अब इसमें देखिए आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इसको डील करने में आपको दिक्कत ये हो रही है कि अब जैसे देखो अस्मक और गोदावरी,
दैट इज द वन फैक्टर। और दूसरा है कोसल और सरयू है। आपको थोड़ा मैप की जानकारी चाहिए होगी। जैसे आप पूरे मैप पर देखोगे तो सरयू नदी ऐसे है, तो वहां पर आपको कोसल दिख जाएगा जो ऊपर है, जो काशी आपको आगे नीचे आता है। और अस्मक है, जैसे आप देखोगे दक्षिण भारत में तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा चलो भाई ये गोदावरी नदी है और इसके अंतर्गत अस्मक है, जो 16 महाजनपद में सबसे साउथ में ही अस्मक था। कम्बोज अफगानिस्तान में था। बिपाशा जो है ये पंजाब में है, पंजाब में भी ईस्टर्न पंजाब में है। तो बिपाशा रिवर में आप समझ सकते हो कि कम्बोज होने की संभावना, जो कम्बोज अफगानिस्तान में है, तो ये चीज चल नहीं पाएगी। और रह गई बात अवंती की, तो महानदी तो उड़ीसा में बह रही है, और अवंती है उज्जैन, और अवंती तो आप देख रहे हो वेस्टर्न इंडिया में है। तो बेसिकली ये तो चंबल नदी के किनारे पड़ जाएगी, तो ये तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता। और ये सरयू, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, तो 1 और 4 यानी 2 सही है, तो केवल 2 होगा। बी आपका आंसर होगा, आपका बी आंसर है, ओनली 2 बी। ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, और ये दोनों गलत। बिपाशा द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, a music training school was set up in 1905 by विष्णु दिगंबर पालुशकर। इसमें थोड़ा आपको कल्चर वगैरह का समझ है तभी ये हो सकता है, अन्यथा इसमें गलती होने की संभावना रहेगी। इसका डी आंसर लाहौर आपका बनता है। मतलब प्रथम गंधर्व महाविद्यालय जो एक संगीत प्रशिक्षण विद्यालय था, विष्णु दिगंबर पलुस्कर द्वारा 1901 में कहां स्थापित किया गया? दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन और लाहौर। तो आपका उत्तर लाहौर बनता है। अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट द प्रदेशिका, रज्जुका एंड युक्ता वेर इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एट द। तो ये भी मैं मानता हूं कि जैसे आपने राजनीतिक इतिहास में डायनेस्टीज को पढ़ा है, राज्य, साम्राज्य, राजवंश और शासक, उसी प्रकार से आपने प्रशासन का विकास मान लीजिए वैदिक से शुरू करिए और करते हुए आप चले आए अर्ली मेडिवल तक। तो जब मौर्य से आप गुजर रहे होंगे तो मौर्य में आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे गांव का समूह, सबसे नीचे गांव। तो जब डिस्ट्रिक्ट पर आएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये जो ऑफिसर्स हैं, युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक, जिसकी चर्चा अशोक के अभिलेख में हुई है और उसका 3rd मेजर रॉक एडिक्ट में जिसकी चर्चा हुई है, वह डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर्स है। तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाए। जैसा कि अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त किस स्तर पर महत्वपूर्ण अधिकारी थे, तो एक ग्राम स्तरीय प्रशासन, जिला स्तरीय प्रशासन, तो आपका जिला स्तरीय प्रशासन, यानी बी आपका आंसर। Consider the following statements in respect to the non-cooperation movement. 1. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. And 2. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj didn't come within a year and the government resorted to repression. Which of the following statement given above is are correct? तो इसमें देखो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपको कहता है कि भाई जैसे देखो कांग्रेस ने तो अब तक अपना संविधान भी बदल डाला था। पहले था कि भाई हर ढंग के द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेंडेंस स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड द पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, तो कांग्रेस जो टर्म का यूज किया है उसमें मेरे विचार से देखो, इसमें हमने सी तो किया है लेकिन एक डाउट क्रिएट हो रहा है लेजिटिमेट टर्म को लेकर, क्योंकि कांग्रेस का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था उदारवादियों का, उसमें था कि हम जो भी करें कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टर्म का प्रयोग न करके लेजिटिमेट दिया गया, लेकिन ठीक है, हम वैधानिक तरीका कांग्रेस अपने तरीके से मान रहा है। तो कुल मिलाकर आप इसका सी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स वाला जो कांग्रेस है उसको ड्रॉप कर दिया है और उसकी जगह उसने ऑल पीसफुल मीन्स का यूज किया है। ये उसके संविधान में उसका परिवर्तन हुआ है। तो ये आपका आंसर, कांग्रेस ने घोषणा की सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। तो 2, तो इसका आप देखिए, एक संभावना तो बनती है कि आप केवल 2 कर दे, ये भी संभावना इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन संवैधानिक तरीकों का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप सी भी कर सकते हैं। तो इसमें बी और सी में ये है, लेकिन तब है कि आप सी ही करिए 1 और 2, दैट्स बेटर।
चलिए अब हम लोगों ने सॉल्व किया। जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब अगर उस हिसाब से देखिए, इसको टोटल देखिए, इसमें बनता है आपका हिस्ट्री का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। चलिए, बड़ी खुशी हुई कि आपके अच्छे खासे, एक्चुअली ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों है, इसलिए आपका टोटल 16 क्वेश्चन बनता है। अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो 16 क्वेश्चन बनता है। इसमें तो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस लिहाजन आप देखेंगे तो आपका 8 क्वेश्चन ये है, और इसके बाद आपके 9 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपके 10 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके 12 नंबर। इस तरह से आप अगर काउंट करेंगे तो 16 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के बनते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता कि वी हैव डन द वर्क, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन सी सेट में भी आप पेपर सेकेंड में भी रिलेटिवली इजी ही देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन टफ नहीं है, इतना तो स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है, और मुझे लगता है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हुआ होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ, हमने अपने मंथन प्रोग्राम भी कराए थे, हमारे बाकी जो टीम ऑफ टीचर्स हैं उनका भी सुनिए, आपको बहुत हद तक हमने ऑथेंटिक आंसर देने की कोशिश की है। सो थैंक यू वेरी मच माय स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉपिंग हियर। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।